जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज हम लोग इस किरण पब्लिकेशन के बुक से सेट नंबर 12 का डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो किरण पब्लिकेशन का बुक है, इसमें बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। आप इस बुक से प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। इसमें टोटल 29 सेट्स दिया हुआ है। तो चलिए आज हम लोग इसी बुक से सेट नंबर 12 का डिस्कशन करते हैं। एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार रहेगा, तो आप इस बुक से प्रैक्टिस कीजिए, आपको काफ़ी हद तक इसमें हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर आप लोग ले सकते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस दिया हुआ है, डोंट बी लेट, इट कैन रेन एनी टाइम। इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डोंट बी लेट, इट कैन रेन एनी टाइम। इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा, देर मत करो, कभी भी बारिश आ सकती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। आपके एग्जाम में सर्वनाम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताइए निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या है। तो देखिए, जिस सर्वनाम में स्वयं का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए ऑप्शन ए में क्या है, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। बी ऑप्शन जो है ये आपका निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। इसमें स्वयं का देखिए बोध हो रहा है, तो जिस सर्वनाम में स्वयं मिले, आप मिले, वो आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। तो हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। और जिस वाक्य में आपको मिल जाए कोई या कुछ, ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण होता है। चलिए आगे देखिए, उचित संबंध बोधक से रिक्त स्थान को भरिए। बालक चांद डैश देख रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा, की तरफ। बालक चांद की तरफ देख रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन पापति को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप लोग आंसर बताइए। ये जो क्वेश्चन उठाया गया है क्लास 10th से। क्लास 10th में एक पार्ट है नगर, नगर इसी से लिया गया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उसकी पुत्रवधू। देखिए उसमें एक भगत होता है, तो भगत की पुत्रवधू जो है भगत को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि भगत के बुढ़ापे का वह एकमात्र सहारा थी। इसलिए उसकी पुत्रवधू जो है पापति को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिए, मधुबनी चित्रकला के कितने रूप प्रचलित है। क्लास 9th में एक पाठ है बिहार में चित्रकला, उसमें बताया गया है मधुबनी चित्रकला के 3 प्रमुख रूप प्रचलित है। कितने? 3। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 3। आगे देखिए, माँ शीर्षक कहानी को किसने संपादित एवं अनुदित किया है। ये भी क्लास 10th का क्वेश्चन है हिंदी व्याकरण का। तो माँ शीर्षक कहानी को गोपालदास नागर ने संपादित एवं अनुदित किया था। किसने? गोपालदास नागर ने। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किसका आधार तैयार किया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किसका आधार तैयार किया। इसका आंसर हो जाएगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। चेम्सफोर्ड की बात करें तो इसके समय में जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित होती है 13 अप्रैल 1919 को। आगे देखें, निम्नलिखित 4 वेदों में से कौन सा वेद तैत्रेय एवं वजास्नेयी में विभक्त है। वेदों की संख्या टोटल 4 है। सबसे पुराना वेद पूछे तो ऋग्वेद हो जाएगा,
इसी में गायत्री मंत्र का भी उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। अथर्ववेद सबसे बाद वाला वेद है। तो कौन सा वेद तैत्रेय एवं वजास्नेयी में विभक्त है? तो इसका आंसर है यजुर्वेद। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है, यजुर्वेद। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता है? किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए बताइए, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पर लाया जा सकता है? तो इसके लिए हमने आपको एक आर्टिकल बताया था, आर्टिकल 67। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल जो है 67 बताता है उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा प्रभावी बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा ही हटाया जा सकता है। कौन सभा में? राज्यसभा में। तो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। और राष्ट्रपति को हटाना है तो उसके लिए महाभियोग की प्रक्रिया है, जिसके बारे में आर्टिकल 61 में बताया गया है। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति शपथ के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति पद है और आर्टिकल 153 में राज्यपाल का पद है। निम्नलिखित में से कौन पनामा के सीमा से नहीं सटा हुआ है? और साथियों, जैसे ही क्लास खत्म होगा इसका पूरा पीडीएफ आपको आंसर के साथ बिहार पुलिस के बैच में मिल जाएगा एप्लीकेशन पर। ठीक है, एप्लीकेशन का नाम आपको शो हो रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एप्लीकेशन का लिंक है, या फिर क्लास के लास्ट में आपको बैच के बारे में बता देंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, वेनेजुएला। पनामा जो है वेनेजुएला से सटा नहीं है, बाकी कोस्टा राइस, प्रशांत महासागर, कोलंबिया, ठीक है, इन सभी से सटा हुआ है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची कहती है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी उद्योग या कारखाने में किसी दूसरे खतरनाक नियोजन में नहीं रखा जाएगा? तो याद कीजिए, पॉलिटी क्लास में हमने आपको 2 आर्टिकल बताया था, 23 और 24। अगर आपने पॉलिटी क्लास को नहीं देखा है तो पॉलिटी में लगभग 19 से 20 क्लास कंप्लीट हो चुका है। इसमें और भी क्लास होना बाकी है। ये सब क्लास आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पर। क्लास का पीडीएफ, क्लास का नोट्स, सारा कुछ वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति से आप ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं और किसी भी व्यक्ति का आप व्यापार नहीं कर सकते हैं। ये आर्टिकल 23 में है। और आर्टिकल 24 में क्या है कि 14 वर्ष से जो भी कम उम्र के बच्चे हैं उससे आप जोखिम भरे काम नहीं करा सकते हैं। ये आर्टिकल 24 में है। फिर से रिपीट कर देते हैं, 23 में क्या है? किसी भी व्यक्ति से आप ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं और किसी भी व्यक्ति का आप व्यापार नहीं कर सकते, 23 में है। जबकि 24 में क्या है? बलात् श्रम है। 23 में बलपूर्वक श्रम है और 24 में बलात् श्रम है। बलात् श्रम का मतलब होता है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से आप जोखिम भरे काम में नहीं लगा सकते हैं। तो ये है 24। तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल 24 में दिया हुआ है। आर्टिकल 368 क्या है? तो ये संविधान संशोधन से संबंधित है। भाग 20 और आर्टिकल 368 में संशोधन के बारे में बताया गया है। संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से संविधान से लिया गया है। आगे देखिए, किसके शासन में भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली स्थानांतरित हुई थी? चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यहां पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 में दिया है लॉर्ड हार्डिंग। आपको याद होगा 2 दिसंबर 1911 का डेट। ठीक है, 2 दिसंबर नहीं, 12 दिसंबर। ठीक, तो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार लगा था और उसी में भारत के तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम ने अपने रानी मैरी के साथ भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किया था। तो घोषणा पूछे 1911 में हुआ था और स्थानांतरण हुआ था 1912 में। तो ये किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 की क्रांति होती है। लॉर्ड डलहौजी ने ही राज्य हड़प नीति को लाया था, जिसके तहत 1848 में सतारा को सबसे पहले
ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। बाकी लॉर्ड रिपन की बात करें तो इसके कार्यकाल में 1881 में 10 के आधार पर भारत में पहली जनगणना होती है, जबकि केवल भारत में पहली जनगणना पूछे तो 1872 में मेयो के समय में हुआ था, और 10 के आधार पर पूछे तो रिपन के समय में 1881 में। नेहरू रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? फिर से रिपीट कर देते हैं, जो भी क्लास में ये सब क्वेश्चन बताते हैं ये सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा नोट्स के रूप में। तो नेहरू रोजगार की शुरुआत 1989-90 के दशक में हुई थी, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था शहरी बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। संविधान की व्याख्या करने के लिए भारत में उच्चतम प्राधिकरण कौन है? तो ये सब क्वेश्चन पॉलिटी क्लास में बता चुके हैं। यह है सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में आर्टिकल 124 में बताया गया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में जज कौन है? तो याद रखिएगा संजीव खन्ना। कौन है? संजीव खन्ना वर्तमान में कौन है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। इससे पहले कौन था? DY चंद्रचूड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं? तो याद रखिएगा 33 जज होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। प्रसिद्ध फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था अकबर ने। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, अकबर ने बनवाया था। अच्छा, अकबर का मकबरा कहाँ पर है पूछा जाता है। तो अकबर का मकबरा जो है फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में। कहाँ पर है? तो आगरा जिले में स्थित है अकबर का मकबरा। 1600 ईस्वी के लगभग बिहार की यात्रा करने वाला अब्दुल लतीफ कहाँ का रहने वाला था? चलिए 32 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अब्दुल लतीफ जो है कहाँ का रहने वाला था? ईरान का। 16 ईस्वी के लगभग बिहार की यात्रा इसने किया था। और साथ ही यहाँ पे हमने आपको बताया अकबर का मकबरा कहाँ पर है? आगरा में। और आगरा में भी पूछे कहाँ पर है? सिकंदरा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर के सिकंदरा में स्थित है अकबर का मकबरा। बाबर का मकबरा कहाँ पर है? काबुल में है। कहाँ पर है? काबुल में। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार शरीफ का नगर मध्यकाल में किस लिए महत्वपूर्ण था? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ से दो क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। बिहार में है एक नालंदा विश्वविद्यालय, दूसरा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था, जबकि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? कुमारगुप्त प्रथम ने। दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पूछे तो गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने, जबकि विक्रमशिला पूछे तो पाल वंश के शासक धर्मपाल ने। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में बिहार शरीफ का नगर मध्यकाल में महत्वपूर्ण था। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य के प्राचीन व नवीन नगरों के युग्मों में कौन सा युग्म गलत है? तो वज्रासन का देखिए पुराना नाम है, वर्तमान में बोध गया है, बिल्कुल सही है। उदंतपुरी का बिहार शरीफ है, यह भी सही है। पाटलिपुत्र का नाम अभी वर्तमान में पटना है, ये सही है। जबकि वैशाली भागलपुर दिया है, ये आपका गलत है। तो डी ऑप्शन ही यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अब वैशाली से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है बताते हैं। देखिए, चीनी यात्री फाहियान का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो चीनी यात्री फाहियान ने वैशाली की यात्रा किया था, पहला क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन, वैशाली में क्या हुआ था? तो शिशुनाग वंश का जो शासक था कालाशोक, तो कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था इसी वैशाली में। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? वैशाली में हुआ था। और वैशाली की बात करें तो वैशाली में जैन मंदिर, बुद्ध स्तूप,
ठीक है, ये सभी दर्शनीय स्थल है वैशाली में। बिहार राज्य में कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है? चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली थी? और साथियों, अगर आपको स्पेशल बिहार जीके का नोट चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा बैच में, जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान नील की खेती की दो मुख्य प्रणालियां थी। एक आपका निज था, दूसरा रैयती था। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में निज दिया हुआ है। अब निज खेती की बात करें तो इस प्रणाली में क्या होता था? तो निज खेती की प्रणाली के भीतर किसानों ने उन जमीनों में नील का उत्पादन किया जिन पर उनका सीधा नियंत्रण था, ये हो गया निज। और रैयती में क्या होता था? तो रैयती प्रणाली में किसानों ने या तो ज़मीन खरीदी या अन्य जमींदारों से किराए पर लिया था और सीधे किराए के मजदूर को रोजगार देकर नील का उत्पादन किया था। तो इतना आपको केवल ध्यान रखना है, ब्रिटिश शासन के दौरान नील की खेती की दो मुख्य प्रणालियां थी, एक निज, दूसरा रैयती। तो ऑप्शन में यहाँ पर निज दिया हुआ है। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो अकबर की मृत्यु आप सभी जानते हैं 1605 में। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, 1605 में। ठीक है, मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो अकबर बादशाह जो है इसकी मृत्यु 25 अक्टूबर 1605 को होती है राजधानी आगरा में। किस बीमारी के कारण मृत्यु हुई थी? तो पेचिश बीमारी। पेचिश बीमारी के कारण अकबर की मृत्यु होती है 1605 में। और इसका मकबरा कहाँ पर है? तो सिकंदरा में है। निम्नलिखित में से किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है? तो आंसर इसका हो जाएगा राजस्थान। कहाँ पर है? राजस्थान में। डैश जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण और उसकी संरचना तथा जन्म, मृत्यु, प्रवास और उम्र बढ़ने के कारण समय के साथ साथ जनसंख्या कैसे बदलती है, इसका अध्ययन है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डेमोग्राफी। डेमोग्राफी जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण और उसकी संरचना तथा जन्म, मृत्यु, प्रवास और उम्र बढ़ने के कारण समय के साथ जनसंख्या कैसे बदलती है, इसका अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। चलिए आगे देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक डैश के आसपास बने होते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के मकान जो है एक या फिर दो मंजिले ऊंचे होते थे, जिनमें एक आंगन के चारों ओर कमरे बने हुए थे। क्या हो जाएगा? आंगन। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, आंगन। ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया, बिल्कुल सही है। तो इसके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल चाहता था, बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग जो है मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल चाहता था। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन नहीं किया था, ये बिल्कुल गलत है, समर्थन किया था। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, ये भी आपका सही है। इसका गठन मुस्लिम जमींदारों और नवाबों के एक समूह द्वारा किया गया था। सब कथन सही है, केवल यहाँ पर बी ऑप्शन ही आपका गलत है। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन नहीं किया था, ये कथन आपका गलत है, इन्होंने समर्थन किया था। महावेली गंगा डैश की सबसे लंबी नदी है? चलिए बताइए। तो महावेली गंगा जो है बता चुके हैं श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 335 किलोमीटर है। ये श्रीलंका की लंबी नदी है। निर्गम मूल्य क्या है? तो निर्गम मूल्य का अर्थ होता है बाजार मूल्य से कम कीमत। तो यह बाजार मूल्य से अधिक मूल्य बिल्कुल गलत है, यह बाजार मूल्य से कम मूल्य है। बी ऑप्शन यहाँ सही है।
आगे देखिए, ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यह भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, बिल्कुल सही है। कांटेदार झाड़ियों के साथ वनस्पति आवरण कम है, यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसे थार मरुस्थल भी कहा जाता है, ये भी सही है। पद्मा इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है, ये कथन गलत है। ठीक है, तो पद्मा जो है ये बांग्लादेश की प्रमुख नदी है, ना कि इधर हो जाएगा ग्रेट इंडियन डेजर्ट, राजस्थान साइड में नहीं होगा। ये है आपका किस साइड में, तो बांग्लादेश की ओर। तो पद्मा जो है बांग्लादेश की एक प्रमुख नदी है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा। ये कथन असत्य है ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में। उस वस्तु की मात्रा क्या है जिसका भार 49 न्यूटन है? तो भार निकालेंगे कैसे? तो आप सभी जानते हैं W बराबर क्या होता है, M इंटू जी। W बराबर M इंटू जी। तो मात्रा आपको निकालना, यानी कि मास आपको निकालना है, द्रव्यमान, और भार यहाँ पर W 49 दिया है। W कितना दिया है, 49 न्यूटन। जी तो आप सभी जानते हैं 9.8 होता है, बाकी मीटर आपको निकालना है। तो यहाँ से मीटर बराबर क्या हो जाएगा, W/G इज इक्वल टू मीटर। तो W के जगह पे आपको रखना है 49 और G के स्थान पर रखना 9.8। अब इसे डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए, अगर दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर एक शून्य होगा, यहाँ से दशमलव हट जाएगा। अब ये 49 से कम 49, 49 दूनी 98, फिर 2 पंचे 10, यानी कि 5 किलोग्राम। देखिए डी ऑप्शन में दिया है 5 kg। आगे देखिए, जब लोहा एवं गंधक को एक साथ गर्म किया जाता है तो प्राप्त उत्पाद क्या है? तो जब लोहा एवं गंधक को एक साथ गर्म किया जाता है तो उत्पाद जो होता है क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लौह सल्फाइड, यानी कि फेरस सल्फाइड। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अमोनिया यूरिया में बदलती है, बताइए कहाँ पर? यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। यूरिया का सबसे पहले संश्लेषण किसने किया था? तो होलर नामक वैज्ञानिक ने, ये बता चुके हैं और इसका नोट्स भी डाल चुके हैं। तो अमोनिया जो है यूरिया में बदलती है कहाँ पर? यकृत में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? तो ये बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाता है। उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पाद में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का इस्तेमाल होता है। ये एक प्रबल अम्ल का उदाहरण है। स्वपोषित थैलोफाइटा वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? तो स्वपोषित थैलोफाइटा वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा शैवाल। ठीक है, शैवालों का वर्गीकरण क्रिप्टोगैम के थैलोफाइटा वर्ग में किया गया है। तो स्वपोषित थैलोफाइटा वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? तो शैवाल कहते हैं। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन होता है, जबकि माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है। तो दोनों याद रखिएगा। अच्छा, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो जल संवर्धन पौधों के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हाइड्रोपोनिक्स में किसका इस्तेमाल नहीं होता है। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? तो बिना मिट्टी की खेती करने का तरीका ही हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। ठीक है, बिना मिट्टी के खेती करने का तरीका जो है हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। तो उसमें जल का इस्तेमाल होता है, प्रकाश का होता है, रेत का होता है, जबकि मिट्टी का इस्तेमाल नहीं होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है और इस पद्धति को क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। वनस्पति जगत के गैर रहित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? अच्छा, हमने आपसे पूछा था कोशिका का अध्ययन, तो याद रखिएगा साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन होता है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फंजाई। फंजाई यानी कि फंफूद, जिसको कवक भी बोलते हैं, और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। स्वपरागन का परिणाम क्या होता है? तो स्वपरागन के कारण अंतः प्रजनन होता है। क्या होता है? अंतः प्रजनन। ऐसे परमाणुओं को जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है उसको क्या कहते हैं? तो एक होता है समस्थानिक, एक होता है संभारिक। समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या समान होता है, तो यहाँ पर देखिए प्रोटॉन की संख्या समान दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा? समस्थानिक। जबकि संभारिक में क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होता है, यानी कि परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या अलग अलग या फिर परमाणु की संख्या अलग अलग जिसमें होगा वो कहलाएगा संभारिक। ठीक है, बाकी समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या समान होता है और इसमें परमाणु भार जो होता है वो अलग अलग होता है, तो यहाँ पर समस्थानिक इसका सही है। 100 डेसिबल का शोरगुल का प्रबलता स्तर किसके संगत होगा? देखिए हम लोगों को जो सुनाई देने वाली जो आवाज़ है वो 15 से 20 डेसिबल तक हम लोग मिनिमम सुन सकते हैं। इससे नीचे अगर आएगा तो हम लोग नहीं सुन सकते। ठीक है, ऐसे तो सुनने का रेंज है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, तो ये रेंज आपको याद रखना है 20। सामान्य वार्तालाप जो बातचीत करते हैं वो 30 हर्ट्ज से 40 हर्ट्ज तक होता है। जोर से बातचीत यानी चिल्ला के जो बात किया जाता है वो 50 से 60 हर्ट्ज तक होता है, और शोर शराबे वाली जो गली होती है वो 90 से 95 तक होता है, और 100 से ऊपर अगर होता है 100 से लेकर 105 तक लगभग ये कारखाना में होता है जहाँ पे अधिक फैक्ट्रियाँ हो। तो इस तरह का शोरगुल कहाँ पर होगा? बोला गया 100 डेसिबल से, तो ये हो जाएगा यंत्र कारखाने के शोर से। बाकी ये वाला आपको आ जाएगा सुनाई भर देने वाली आवाज़ लगभग 20 हर्ट्ज। सामान्य वार्तालाप 30 से 40। शोर शराबे वाली गली के लिए ये हो जाएगा आपका कौन सा? तो 90 से 55 हो जाएगा शोर शराबा, और जोर से के लिए आपका ये 50 से 60 हो जाएगा जोर से बातचीत करने के लिए। तो 100 डेसिबल के आसपास है, तो ये हो जाएगा फैक्ट्री के आसपास। आगे देखिए, अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में होता है? देखिए एसिड रेन के लिए जो दो प्रमुख गैस उत्तरदायी है वो NO2 है और SO2 है। तो यहाँ पर गैस नहीं पूछा जा रहा है, तो अम्लीय वर्षा जो होता है उसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो चलिए साथियों, आज का सेट यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अब जिनको भी बिहार पुलिस का बैच ज्वाइन करना है आपको कुछ नहीं करना है, केवल ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, ये है हमारा एप्लीकेशन सक्सेस वर्ल्ड MCQ। जैसे ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो इसके अंदर ही यहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर शो होगा। तो अगर आपको बैच चाहिए तो व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, और कोर्स के बारे में कुछ भी जानना हो, कैसे कोर्स में क्लास करना है, PDF कहाँ मिलेगा, नोट्स कैसे मिलेगा, ये सब व्हाट्सएप पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं।